in. Hello, everyone. This is Ritika Bose on behalf of Redcliffe Labs, extending a warm and hearty welcome to all of you. Stay tuned with us. Today, we are going to discuss on a very important topic, that is the brain and the gut connection. Now, हम लोग सबको पता है कि हम लोग जो खाते हैं हमारी बॉडी को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. Now, our gut plays a very important role in ensuring our entire well-being. हम जो खाएंगे जैसा खाएंगे वो हमारी हेल्थ को उसी तरह से रखेगा. पर अक्सर हम क्या करते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं बाहर का. जब हम फ्राइज देखते हैं, समोसा देखते हैं, टिक्की, चाट, कंट्रोल नहीं कर पाते और हम खा लेते हैं. बट अंदर पेट के क्या हो रहा है क्या पता. बहुत जरूरी है कि इंसान को पता होना चाहिए हाउ द गट इम्पैक्ट्स देयर ओवरऑल हेल्थ. हमारी जो गट है हमारे माइंड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, द गट, द ब्रेन एंड द गट कनेक्शन. किस तरह से हमारा ब्रेन इम्पैक्ट होता है, हमारा मूड, हम इंटायरली किस तरह से हमारे खाने के स्टाइल से, हमारे फूड हैबिट से, हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को इम्पैक्ट करते हैं. अदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हम जानेंगे हमारे डॉक्टर से. डॉक्टर इज गोइंग टू जॉइन अस शॉर्टली. जस्ट स्टे ट्यून्ड. यस, शी इज हियर एंड वी आर गोइंग टू गो लाइव राइट विथ हर. So yes, she's joined us. So just a while, stay tuned. आप सब आज मिलेंगे डॉक्टर साक्षी दलाल से, MBBS. शी इज बीन देयर विद अस. कुछ लाइव सेशंस उन्होंने पहले भी हमारे साथ करी हैं और आज का लाइव सेशन होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, जब वो हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगी हमारे गट के बारे में. लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट इनवाइट हर टू कम एंड जॉइन अस. तब तक आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्या क्या खाने में पसंद है. हाउ डज योर मॉर्निंग स्टार्ट? व्हाट डू यू लाइक ईटिंग for the breakfast? So yes, Dr. Sakshi Dalal, she is here. Welcome to our live session, Doctor. It's a pleasure to have you. Hi, ma'am. Hi. So, Dr. Sakshi, I'll take the moment to introduce you to our audience. Dr. Sakshi Dalal, she's an MBBS who deals with different types of patients, has helped them make a better life and improve their lifestyle through her care and healthcare tips. Thank you so much, Doctor, for taking time out and joining us. आज आपसे हम जानेंगे about the brain and the gut connection. Hi everyone. Dr. Sakshi, how does our gut influence our mood and our thoughts? Like हम जो खाते हैं, हमने सुना है कि हम जो खाते हैं वो हमारे मूड के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है. बट किस तरह से एंड क्या होता है, हाउ डज द फूड वी कंज्यूम वो हमारे माइंड को, हमारे मूड को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? So hi everyone, it is a very important topic as gut health is very important. Gut is also known as second brain. So इसी वजह से gut health is very important. So अगर एक person है उसकी gut health अच्छी नहीं है, he is not taking proper diet. So अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, इट लीड्स टू गट इन्फ्लेमेशन. अगर गट में इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्जांपल द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेज लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उसकी वजह से जो गट में इन्फ्लेमेशन है, it can lead to non absorption of nutrients, mal absorption of nutrients. So अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, बॉडी में अगर आपके मेटाबोलाइट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, सो उसकी वजह से आपके जो ब्रेन फंक्शंस हैं, जो आपके ब्रेन को एसेंशियल ब्लड सप्लाई चाहिए, जो आपके ब्रेन को न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर ब्रेन में वो प्रॉपर्ली नहीं जा पाएंगे, इट कैन लीड टू डिक्रीज इन द मूड, डिक्रीज इन द स्लीप साइकिल ऑफ द पर्सन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गट है, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, फॉर एग्जांपल डोपामिन. सो ऑल दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर अ पर्सन टू एलिवेट हिज और हर मूड. सो अगर पर्सन का मूड खराब है, अगर पर्सन ने अच्छी डाइट नहीं ली, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर्स. अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है बॉडी में, इट कैन लीड टू स्ट्रेस. ओके, तो आपने जैसे अभी बोला कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड IBS के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स कि किसी को IBS है, एंड कैन यू गिव अस अ ब्रीफ अबाउट कि ये क्या है एंड किस तरह से हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है? अगर
हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इट इज वेरी कॉमन इन आवर ओपीडीज, क्योंकि हर पर्सन को कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है. सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम जीआई डिसऑर्डर्स, तो उसमें क्या होता है, द पर्सन विल स्टार्ट फेसिंग डाइजेस्टिव इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी उनको सीवियर डायरिया फील होगा. और चाहे पर्सन कितना भी, मतलब एक इंसान कितना भी है ना अच्छा खाना पीना खा ले, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें लगेगा कि उनमें वो एनर्जी नहीं है जो दूसरे एक इंसान में. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स कि उस इंसान को कुछ ना कुछ जीआई डिसऑर्डर है. Okay. So, अभी आपने जैसे मेंशन किया कॉन्स्टिपेशन, और दिसंबर इज अगेन अबाउट कॉन्स्टिपेशन. इट्स अवेयरनेस मंथ. बहुत लोग, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें विंटर आते ही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एंड दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दी वॉशरूम. गोइंग टू द वॉशरूम, दे हैव टू स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू क्लियर देयर बाउल. तो क्या होता, क्यों विंटर आते ही क्यों लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन एंड गट इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं? वेल, अगर हम बात करें अपनी जीआई हेल्थ के बारे में, सो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दैट वर्क डिफरेंट बोथ इन विंटर सीजन एंड समर सीजन. तो सीजनल चेंजेस में अकर. फॉर एग्जाम्पल, विंटर में मोस्टली हम खाना क्या खाते हैं, हैवी डाइट, हाई कैलोरिक फूड. जैसे हम हरियाणा में बात करें तो देसी घी के लड्डू वगैरह खाते हैं हम, और जो वो खीरे वगैरह, जो कुकुम्बर वगैरह, हाई फाइबर डाइट होती है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है. और जो हाई कैलोरिक डाइट है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, वो विंटर में कहीं ना कहीं हम ज्यादा खा लेते हैं. इवन हम खुद भी देखेंगे हॉस्टल में, वी हैव लॉट ऑफ जंक फूड इन द विंटर्स एज वेल, क्योंकि वो बैठे बैठे बस खाते रहते हैं. सो दैट कैन लीड टू कि उसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता. एंड ऑल्सो विंटर में, समर में तो क्या होता है कि वी हैव लॉट ऑफ सनलाइट, वाइटामिन, तो उसकी वजह से वाइटामिन डी की प्रोडक्शन होती रहती है. बट इन विंटर वी डोंट हैव सनलाइट एक्सपोजर, तो उसकी वजह से विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है. सो दैट कैन लीड टू डेफिशिएंसी इन सर्टेन एंजाइम्स एंड एज वेल एज सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता. सो विंटर सीजन में और समर सीजन में आवर जीआई सिस्टम वर्क डिफरेंटली. तो जैसे आपने बोला विंटर्स में क्या होता है, हरियाली सब्जियां मतलब साग पीस बहुत ज्यादा होती है. दे आल्सो हैव फाइबर कंटेंट, बट क्या लाइक दैट हेल्प्स अस बैलेंस बिटवीन द कैलोरीज दैट वी आर टेकिंग थ्रू घी एंड द स्वीट्स एंड दीज ग्रीन वेजिटेबल्स? व्हाट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन आवर गट, एंड किस तरह से वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, हेल्पिंग अस एनहेंस आवर हेल्थ एंड वेलबींग? अगर हम बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, जो हम विंटर्स में खाते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेशन. वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. बट अगर हम बात करें जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच है, दैट इज रिच इन आयरन. तो आयरन रिच फूड में आते हैं वो. बट आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, हाउ इज आयरन एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, उसका एक अलग से पाथवे है. सो विच रिक्वायर विटामिन सी. तो आपके आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड है. बट ऑन द अदर हैंड हम क्या कर रहे हैं, हम जो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको दूध के साथ खा लेते हैं. एंड जो मिल्क होता है उसमें एज यू ऑल नो रिच इन कैल्शियम. तो जो आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो साथ कभी भी नहीं हो सकता. सो देर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स कि आप उसको कैसे खा रहे हो. अगर आप उसको दूध के साथ खा रहे हो वेजिटेबल्स को, तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता. बट लेकिन अगर आप वही चीज विटामिन सी के साथ खाओ, जैसे कि आप उसमें नींबू डालो सैलेड में, तो उससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी. लेकिन अगर आप उसको दूध के साथ खा रहे हो या फिर किसी और चीज के लिए खा रहे हो विच इज रिच इन कैल्शियम, तो जो कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन है, दे आर एंटायरली डिफरेंट. तो अगर कैल्शियम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो तो आयरन को यहाँ पे कर देगा. सो दे कांट एब्जॉर्ब साइमल्टेनियसली. एंड डॉक्टर, जैसे मैंने सुना है कि हमारे जो कट होते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, हम तो लाइक व्हाटएवर वी फील इज टेस्टी हम लोग वो खा लेते हैं. एंड देन स्वीट्स भी, गाजर का हलवा, अभी तो मौसम ही है सारे हलवे के, तो हम लोग हलवा खा लेते हैं, रोटी बाजरा का, सरसों का साग, मक्की की रोटी. हम टेस्टी टेस्टी खाना मार्केट में आता रहता है, और without controlling, without realizing about the calories हम खाते रहते हैं. बिकॉज लाइक विंटर बहुत स्पेशल होता है, स्पेशली हम लोग घर से बाहर कम निकलते हैं इस टाइम पे, तो हम तो एंजॉय करते हैं घर में अच्छे अच्छे पकवान बना के.
बट गट के अंदर क्या चल रहा होता है, खाना अंदर किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पेट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो मतलब मैंने सुना है अक्सर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि बैड माइक्रोब्स, देयर आर गुड माइक्रोब्स, देयर आर बैड माइक्रोब्स, यू शुड मेंटेन अ बैलेंस फ्लोरा एंड फौना इनसाइड द गट। तो ये फ्लोरा एंड फौना ऑफ द गट होता क्या है, एंड ये गुड एंड बैड माइक्रोब्स होते क्या है, हमारे ऑडियंस को जरा प्लीज आप बताएं। सी, अगर हम बात करें हमारे गट के अंदर, देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज विच हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आवर फूड। सो विदाउट बैक्टीरिया हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो देयर आर गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो, एंड ऑल्सो देयर आर बैड बैक्टीरियाज इन आवर गट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन बैक्टीरियाज लाइक लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस हेल्प इन डाइजेशन। सो अगर आप बहुत टाइम से जंक फूड खाओगे या फिर बहुत आपकी जो गट की जो हेल्थ उसका ध्यान नहीं रखोगे, आप कुछ भी रिफाइंड फूड्स खाते रहोगे, तो जो गुड बैक्टीरिया का जो अमाउंट होता है आपके गट में वो रिड्यूस हो जाता है। एट विद टाइम अगर वो रिड्यूस हो गया तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और आपका जो फूड है वो अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, जो आपका ये इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत टाइम तक स्टे करेगा, और जितने टाइम तक वो आपकी बॉडी के अंदर स्टे करेगा फूड, उतने टाइम के वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड ऑल द टॉक्सिन जितने भी थे या फिर जितने भी हमारे पास जो भी आपके फूड के अंदर जो भी बैड बैक्टीरिया थे वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड इट कैन लीड टू सर्टेन मैनिफेस्टेशंस लाइक आपके स्किन पे एक्ने हो जाएंगे, यू हैव डल स्किन, यू हैव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और इट कैन इवन लीड टू सर्टेन ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी भी कम हो जाएगी, या फिर आपको फोकस कम हो जाएगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू वेरी डिसबैलेंस। ओके, तो डॉक्टर, जैसे हमने अक्सर सुना है देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द गट। क्या ये जो सीजनल चेंजेस होते हैं, अक्सर हम लोग बोलते हैं विंटर क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, तो ऑलरेडी वी फील अ लिटिल स्ट्रेस्ड, ये जो हम लोग फूड हैबिट्स हमारे चेंज होता है अचानक से बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंज, कैन दैट लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी? स्ट्रेस का और जो आपका गट हेल्थ है वो देर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, इट कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर आपके गट में अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इट कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स या फिर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जांपल अगर इंसान को स्ट्रेस है, इट कैन लीड टू इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है, इट कैन लीड टू इनडाइजेशन, और बहुत सारी इवन स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, या फिर बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं इंसान को। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ बहुत गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, इट कैन लीड टू accumulation ऑफ मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट चेन फैटी एसिड विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस। अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो जाएंगे। ना क्या ये जैसे आपने बोला बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है या पेट में कभी दर्द हो गया, तो वो क्या बोलते हैं कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज्यादा खा लिया, हम लोग थोड़ा कम खाएंगे या कल थोड़ा ना डाइट कर लेते हैं, और करते रहते हैं क्या करते हैं वो इग्नोर करते रहते हैं अपने हेल्थ को, राइट? तो इग्नोरिंग योर हेल्थ, कैन दैट लीड टू complications? आपने कभी नोटिस नहीं किया? So what are the potential complications that can rise due to ignorance of your gut health? So there are many complications if you ignore your gut health. सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जीआई सिस्टम को, जो आपका जो पेट में दिक्कत होती है उसके बारे में। इट कैन लीड टू इंडाइजेशन। कभी कभी आपको फ्रीक्वेंट डायरिया होना शुरू हो जाएगा, कभी आपको फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। इट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम जिसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, आज इन्फेक्शन हुआ, आज उन्होंने सोचा कि भाई ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, बट एक हफ्ते बाद आप फिर से देखोगे कि आपको फिर से पॉइजनिंग हो गई है। तो इट कैन लीड टू फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जो कि आप कितनी भी एंटीबायोटिक ले लो, बट आपकी जो गट हेल्थ है वो आपकी अच्छी नहीं रहेगी। सो दे आर द सिम्टम्स। और आपको जो ब्रेन डेवलपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें फोकस नहीं हो पाता, या फिर उनमें जो स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। इनमें कुछ स्किन डिसऑर्डर्स है, लाइक उनको एक्ने हो जाएगा, या फिर उनको डल स्किन उनकी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज हो जाएगी, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। तो डॉक्टर, जैसे कि आपके पास तो अक्सर पेशेंट्स आते ही हैं, तो व्हेन पेशेंट्स कम टू यू, हाउ डू यू डायग्नोस कि उनके पेट में कुछ खराबी है, उनका गट ठीक नहीं है? हाउ डू यू डायग्नोस दैट?
सबसे पहले कि अगर हम आम भाषा में बात की जाए, सबसे पहले हम उनके सिम्टम्स ही पूछेंगे बिफोर उनको किसी टेस्ट के गो थ्रू होने के लिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि हम उसके जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसी से डायग्नोज कर लेते हैं कि हाँ उनका कितना फ्रीक्वेंसी है डायरिया का, उनको डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, किस मौसम में रहता है, दिन में रहता है, रात में रहता है। ये सारी हिस्ट्री आपको डायग्नोज बनाने में हेल्प करेगी। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कि उनको फ्रीक्वेंट डायरिया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनको बर्निंग मिक्सचुरेशन है, जो पेशाब में जलन जिसको बोलते हैं वो है, या फिर उनको बार बार ऐसा हो रहा है कि फीवर आ रहा है, या फिर बार बार ऐसा हो रहा है कि बार बार इन्फेक्शन ही ठीक नहीं हो रहा। सो दिस कैन लीड टू डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन जीआई डिसऑर्डर्स। बट अगर हम टेक्निकली बात करें कि हम क्या करते हैं, सो इट इज अ मेनली स्टूल एग्जामिनेशन। तो हम पर्सन का स्टूल एग्जामिनेशन भी करते हैं, या फिर ब्रेथ H2 टेस्ट भी करते हैं, और बहुत सारे इवन अदर डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट प्रिस्क्राइब होते हैं। और एंडोस्कोपी है आपकी, या फिर कोलोनोस्कोपी है। अगर किसी को कोलोरेक्ट फॉर एग्जांपल द पर्सन क्या क्या आजकल क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं कि मेरे को तो थोड़ा बहुत पेट में दर्द है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि इट कैन ऑल्सो बी अ पेन ऑफ अ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उनको किसी प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं जो कि वो इग्नोर कर रहे हैं बहुत टाइम से। सो रेगुलर चेकअप्स, यूएसजी, सीटी स्कैन, जो भी उस डिजीज के थ्रू एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो उस डिजीज के थ्रू होता है कि हाँ कौन से डिजीज में आप कौन से टेस्ट प्रिस्क्राइब करोगे। तो एक क्वेश्चन आया है, विल टेक दिस क्वेश्चन अप कि what test should be like, how can we improve gut health and what are the tests for gut health? So as I already mentioned कि it depends upon the disease which you are facing। तो हम स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं कि स्टूल में आपके कोई बैड बैक्टीरिया जो जिसको हम बोलते हैं, या फिर स्टूल में आपके किसी जैसे कोई प्रोटोजोआ है, कोई बैक्टीरिया है, तो आपके स्टूल में ही वो माइक्रोस्कोप से डायग्नोज हो जाता है कि हाँ ये वाले थिन वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है। तो उसके बेसिस पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग दैट इशू। अगर हम बात करें तो हम इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी टेस्ट होते हैं वो भी करा सकते हैं, या फिर सर्टेन यूएसजी वगैरह उनसे भी डायग्नोज होता है कि हाँ आप कहाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डिजीज के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। अक्सर मतलब आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड में हमारे स्टूल टेस्ट वगैरह अक्सर किया जाता था तो नो कि हमारे गट के जो माइक्रोब्स कैसे हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक स्टूल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द गट इज फंक्शनिंग। आप क्या खा रहे हो, किस तरह से जो आपके शरीर में आप जो आपका खाना किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है वो आपके आई थिंक स्टूल से आपको डायग्नोसिस करके पता चलता है कि क्या चल रहा है आपके एंड बॉडी में। ऑल्सो ब्लड टेस्ट आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइटोकाइन, इंक्रीज इन साइटोकाइंस, इंक्रीज इन सीआरपी प्रोटीन्स, तो वो सब भी आपके इन डिजीज में बढ़ जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके। और डॉक्टर एक और चीज, जिस तरह से हम सिर्फ बड़ों की बात करें कि हाँ ठीक है हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हम खा लेते हैं, बड़े हो गए हैं, हम तो अपने आप को रेजिस्ट करना लेकिन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और बच्चों के लिए साथ भी यही चीज है कि वो स्कूल जा रहे होते हैं, वो बाहर जा रहे होते हैं, वो क्या खा रहे होते हैं अक्सर पेरेंट्स की नजर में नहीं होता। तो ईटिंग आउटसाइड, ईटिंग टू मच ऑफ जंक, या मतलब उनका जो डाइट अगर हम प्रॉपर ना रखें, अगर एक बैलेंस डाइट ना रखें, कैन दैट इम्पैक्ट देयर मेमोरी, देयर लर्निंग एबिलिटीज। या जैसे अक्सर हम सुनते हैं जो बच्चे होते हैं डिसलेक्सिया या स्लो लर्निंग बहुत फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, तो किस तरह से ये होता है? एंड लाइक कैन इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन? यस, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो अगर अपनी गट हेल्थ की ध्यान नहीं दे रहा है, ही इज नॉट टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, तो उसकी वजह से क्या होगा जो आपके गट के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, या फिर जो गट के अंदर आपके इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स, फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे आपके इंटेस्टाइन के थ्रू। अगर आप फॉर एग्जांपल द पर्सन विल बी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, तो अगर इनकी आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, आपके फिर ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए, वहां पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो दे आर सिक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द योर जीआई एंजाइम्स। तो अगर वही नहीं होंगे तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी नहीं होंगे, सेरोटोनिन रिलीज नहीं होगा, डोपामिन रिलीज नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मूड एलिवेटर्स है वो रिलीज नहीं होंगे। तो जो बच्चे का मूड है, जो बच्चे का हमेशा से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो उसकी कमी के कारण बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन देयर ब्रेन।
एंड एक और चीज भी अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े होते हैं, द एल्डरली 60+, 70+, द एल्डर्स, हमारे नाना जी, दादाजी, दे स्टार्ट हैविंग मेमोरी लॉस। हाँ, या अक्सर वो भूल जाते हैं चीजें कहीं रख के, या हम भी अपने एज में भी हम अक्सर ये फेस करते हैं कि हमने कहाँ क्या चीज रखी, हमने कुछ बोला हो, सुना हो, करना हो, हम अक्सर वो स्किप कर जाते हैं। डज नॉट हैविंग अ प्रॉपर ईटिंग हैबिट और डिपेंडिंग टू मच ऑफ जंक एंड हमारा जो गट होता है अगर वो अनहेल्दी होता है, क्या मेमोरी लॉस हो सकता है उसके कारण से? एग्जैक्टली जो आपके जो ओल्ड एज के जो इंसान होते हैं दे मेनली फेस दिस इशू, क्योंकि बच्चों का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, अपना भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज वाले जो इंसान होते हैं वो अपना ध्यान इतना नहीं रख पाते। और हम भी क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, कभी काम करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स का जो ओल्ड एज में उनका ध्यान नहीं रख पाते, विच कैन लीड टू मेमोरी लॉस। अब उसका रीजन क्या है कि इट इज मेनली ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरो डिजनरेशन। उम्र के साथ साथ आपके न्यूरॉन्स तो डिजनरेट करते ही करते हैं, विच कैन लीड टू मेमोरी लॉस। लेकिन हम उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं फॉर नॉट बाय नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड। अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे, इट कैन लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ आवर गट हेल्थ। सो इट कैन लीड टू रिलीज ऑफ सर्टेन लिपोपॉलीसेकेराइड्स। तो वो जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, अगर हम हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, इट कैन लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज लिपोपॉलीसेकेराइड्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। अगर एक बार आपके ब्लड स्ट्रीम में लिपोपॉलीसेकेराइड्स एक्यूमुलेट होने वाले हैं, तो इट कैन लीड टू मेमोरी लॉस। कोई अमाइलॉइड प्लैक्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। इट कैन लीड टू अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसोनिज्म डिजीज, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। ओके। और हमने ये सुना है कि प्रोबायोटिक्स आर वेरी वेरी यूजफुल। अगर कोई पेट की बीमारी हो तो अक्सर हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि यू should add probiotics and you should take more probiotics for a healthy gut. So, what are some probiotics that you would suggest, and how are probiotics useful in keeping the gut healthy? See, as far as probiotics are concerned, we are always very much, sorry, we are very much concerned about our health. And हम Indian diet तो होती ऐसी है कि it is rich in certain like for example it is rich in yogurt. जब हम सुबह सुबह खाना खाते हैं, even in our mess also सुबह सुबह दही आ जाती है, so these are already also probiotics. लेकिन अगर हम बात करें कि probiotics का functioning क्या है हमारी बॉडी के अंदर, जो प्रोबायोटिक्स है दे हेल्प इन रेगुलेशन द बैलेंस बिटवीन द गुड बैक्टीरिया एंड द बैड बैक्टीरिया। सो वो उससे बैलेंस करता है। एंड सेकेंडली इट डिक्रीज गट परमेबिलिटी। अगर आपकी गट की परमेबिलिटी डिक्रीज होगी, इट कैन लीड टू डिक्रीज इन द लीकी गट सिंड्रोम। सो अगर आपकी गट लीकी हो जाएगी तो इट कैन लीड टू टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन। तो उसकी वजह से आपकी गट की परमेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करते हैं प्रोबायोटिक्स। आपकी गट की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कम करते हैं प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स आर वेरी 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 एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन एज वेल एज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर जीआई सिस्टम। सो अगर हम प्रोबायोटिक्स की बात करें, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर बनाना, जो कि हम बहुत कॉमनली मिलते हैं। बनाना है, आपका योगर्ट है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो हम चिया सीड हैं, जो फ्लैक्स सीड है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दीज ऑल्सो वर्क एज अ प्रोबायोटिक्स, बट द मेन इज योगर्ट एंड बनानास। तो एक और चीज भी, जैसे आपने अभी बताया सारे दही के बारे में, झांस के बारे में आपने जो बताया, तो मैं बीच में कुछ रील्स एंड वीडियोस देख रही थी जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो राइस को ओवरनाइट जो राइस होता है वो रख के फिर उसमें वो लोग दही पानी डाल के उसमें छौंक लगा के फिर वो खाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। द लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु आर डूइंग दैट फॉर देयर हेल्दी स्किन एंड गट। हाउ यूजफुल इज दैट, एंड लाइक इज दैट रियली हेल्दी एंड डज इट वर्क? एक्चुअली मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, बट इसका रीजन यही होगा कि जो चावल है उसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए में भी दही का पानी या फिर दही यूज करते होगे, बिकॉज प्रोबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड। सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी प्रॉपर डाइजेशन के लिए वो सब ले रहे होंगे। ओके। और अब जैसे हमारा जो गट हेल्थ है, हाँ, अगर हमारा गट हेल्दी रहेगा, विल दैट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म? बहुत लोग होते हैं बोलते हैं, मतलब जिनको हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ऑफ गट इश्यूज, वो मोटापा का शिकार होते हैं। तो कैन कॉन्स्टिपेशन और कैन गट प्रॉब्लम्स लीड टू इंक्रीज्ड वेट? यस, हाँ जी, एग्जैक्टली क्योंकि जो ओबेसिटी होती है दैट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड। कई बार कई लोग क्या होते हैं वो खाते भी नहीं है बट स्टिल वो बोलते हैं कि मोटे हो गए।
इट इज जस्ट बिकॉज कि उनकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं है, सो जो आपके इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड के अंदर, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। सो जब तक वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, और जो आपके जो गट हेल्थ में जो आपके इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, फिर अदर जो भी आपके बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं है, इट कैन लीड टू इनडाइजेशन। तो आपके जो एक फूड का ना प्रोसेस होता है डाइजेशन में, कि हाँ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम जो खा रहे होते हैं उसमें उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद एक प्रॉपर साइकिल चलती है डाइजेशन की, वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो बड़े बड़े पीसेस जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के पड़े हैं, वो एक्जैक्टली यूं के आपके गट के अंदर नीचे आ रहे हैं। सो अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा सब्सटेंसेस का। जितनी ज्यादा हम आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, इतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा। आपको ना तो उसका वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं फूड के, और ना आपका अच्छे से डाइजेशन हो पा रहा है। तो जैसे जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आप फेस करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि पर्सन की जो ओबेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन हमारे ऑडियंस डाल रहे हैं। यस डियर ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, वी विल क्विकली टेक अप योर क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन डालिए चैट बॉक्स में, और हमारे साथ डॉक्टर साक्षी हैं, शी विल टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर देम। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, हाउ कैन आई डिटॉक्स माय गट? So there are certain foods which help in detoxifying your gut, जैसे कि मैंने पहले बताया प्रीबायोटिक फूड है वो खाना है आपको, और जो आपके रिफाइंड शुगर्स हैं, या फिर आपके जो फूड जिसमें ज़्यादा मोर कार्बोहाइड्रेट, लेस ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ फैट, तो आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो भी आपके प्रीबायोटिक फूड, आपको वो ज्यादा से ज्यादा खाने पड़ेंगे। आपको फाइबर रिच फूड खाना पड़ेगा, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिटॉक्स में आपकी बॉडी में हेल्प करेंगे। जैसे कि फाइबर रिच फूड में क्या क्या आते हैं लोगों को यही नहीं पता होता है। सबसे पहले आपके जैसे कुकुम्बर है, जो आपके सैलेड है, दे ऑल आर फाइबर रिच फूड। और हैं आपके, वो भी खा सकते हो, लेकिन जैसे लोग ज्यादा ज्यादा बाजरा खाते हैं, उससे आपका डाइजेशन इनडाइजेशन हो सकता है। बट आप ओट्स की तरफ शिफ्ट करोगे, या फिर आप फाइबर रिच फूड की तरफ शिफ्ट करोगे, उससे आपका डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी। हमने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं, टू डिटॉक्स से बॉडी को वाटर डाइट पे चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं 1 हफ्ता पूरा वाटर डाइट पे रहूंगी, या 2-3 दिन सिर्फ पानी पीते रहते हैं वो। तो अगर हम बात करें टेक्निकली फॉर अ ह्यूमन बीइंग, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड वन हैव इन अ डे, एंड क्या ये वाटर डाइट जो लोग करते हैं वो हेल्दी होता है गट के लिए? अगर हम बात करें, एवरेज हेल्दी ह्यूमन शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, ठीक है। लेकिन अगर कोई वाटर डाइट पे है तो देखो, मेडिकल साइंस में इट इज रिकमेंडेड टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप हफ्ते में 1 दिन फास्ट करो, इट इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो गट है वो डाइजेशन करते करते एक स्टेज पे आके हर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आपकी गट भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इट नीड्स रेस्ट। तो जब जैसे आप सो रहे होते हो, तो तब आपकी बॉडी क्या करती है, जो गट है वो रिलैक्स करती है। तो जो हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उसमें आपकी गट रिलैक्स कर रही होती है। लेकिन अगर कोई इंसान वो अगर सिर्फ पानी पे जी रहा है 3 से 4 दिन, तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज एज रिक्वायर्ड। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, विच इज सफिशिएंट, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर आप 3-4 दिन सिर्फ पानी की डाइट पे हो, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन मेडिकल साइंस। ओके, तो एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट डेफिशिएंसी कॉजेस कॉन्स्टिपेशन? देखो, कॉन्स्टिपेशन डेफिशिएंसीज, जैसे कि आप कुछ भी खा रहे हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो जो गट में बैक्टीरिया है, इट फॉलोज द कार्डियल रिदम, कि हाँ वो डाइजेशन में ऐसे ऐसे हेल्प करेंगे। अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच फूड नहीं है, फॉर एग्जांपल द फूड विच इज नॉट रिच इन फाइबर, द फूड विच इज नॉट रिच इन विटामिन B6, विटामिन B12, उसकी वजह से आपके डाइजेशन में इशू आएंगे ही आएंगे। So all these foods which is not rich in not rich in fiber, which is rich in fatty acid, fats, या फिर which is more in protein, more of carbohydrate, तो उनमें आपको digestion में issue आएंगे। But the food which is rich in carbohydrate, which is rich in fiber, as well as rich in vitamin B6, vitamin B10, so they are very important for your digestive system. डॉक्टर, यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि does constipation lead to brain fog also? मतलब confusion हो जाना, पूरा brain fog होना, does constipation lead to that also? हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन, देखो कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो उससे क्या होता है कि आपके जितने भी फूड है वो आपकी गट के अंदर जितना यूजुअल टाइम है उससे ज्यादा
टाइम तक रहता है। अगर बॉडी कॉन्स्टिपेशन पे है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो आपको जो पूरा इंटेस्टाइन इट इज फिल्ड विद द फीसेस, तो आपके जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी मेटाबोलाइट्स है, वो सारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे इट लीड्स एंड इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके आपके ब्रेन तक जाएंगे। इट कैन लीड टू सर्टेन ब्रेन डिसऑर्डर्स एज वेल, तो उसकी वजह से इंसान फोकस नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा। और अगर इंसान में कॉन्स्टिपेशन है इट कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स एज वेल, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि उसके सेरोटोनिन लेवल्स हैं वो सभी डिक्रीज हो जाएंगे, तो उस वजह से भी आपका ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। डॉक्टर, can you suggest some brain gut management techniques that can help us stay fit and healthy? अगर हम टेक्निक्स की बात करें, सबसे पहले अपने डाइटरी चेंजेस करो। सेकेंडली, अपने टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करो। एंड द थर्ड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज योगा करो, एक्सरसाइज करो। योगा करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स करेगी, आपकी जो गट में इन्फ्लेमेशन कम होगी। अगर गट में जितनी कम इन्फ्लेमेशन होगी उतना ज्यादा अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। सॉरी। So yoga करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, these are very important for your gut and your brain both as well. एक क्वेश्चन आया हमारे पास, what is the connection between amylase and lipase and stomach? देखो, अमाइलेज एंड लाइपेज जो है दे आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइपेज है वो आपके फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो अगर इंसान में लाइपेज या फिर अमाइलेज की डेफिशिएंसी ड्यू टू सर्टेन डिजीजेज या फिर ड्यू टू सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या उसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, सो जो आपको कार्बोहाइड्रेट है, जो आपको फैट है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो आपके स्टमक में तो डायरेक्ट इफेक्ट है। तो दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, एक और क्वेश्चन आया है, हाउ कैन आई इंक्रीज गुड बैक्टीरिया, प्लीज एडवाइस। तो ये क्वेश्चन हम लेंगे। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो आपका गुड बैक्टीरिया को, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गट है वो हेल्दी रहे, आपकी गुड बैक्टीरिया का अमाउंट अच्छा रहे गट में, तो वो फूड है कि प्रोबायोटिक फूड लो, फाइबर रिच फूड लो, फैटी एसिड कम करो। अगर स्पाइसी फूड मत खाओ ज्यादा कि जो गट हेल्थ को बार बार खराब करे। These are certain टेस्ट। हाइड्रेटेड बॉडी रखो अपनी, पानी पियो अच्छे से। Okay, that's something we should follow. मतलब आपने बहुत simple टिप्स दी हैं एक्चुअली, जो योगा करो, सिंपल खाना करो, ये चीजें होती है जो हम पहले करते थे, बट बिकॉज ऑफ आवर हेक्टिक वर्क लाइफ और हमारे जो डेली ईटिंग हैबिट्स चेंज हुए हैं, तो आई थिंक उसके कारण से भी हमारे गट में बहुत ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो गया है। तो डॉक्टर, हम जैसे आजकल देखते हैं लोगों का स्लीप हैबिट भी बहुत इरेगुलर हो गया है। वो उनके पास कोई, रात को जब वो घर थके हारे लौटते हैं, दे स्टार्ट स्क्रोलिंग फॉर रील्स, दे स्क्रोल, वॉच नेटफ्लिक्स, टाइम वहां पे ज्यादा चला जा रहा है। तो डज इरेगुलर स्लीप हैबिट्स आल्सो लीड टू प्रॉब्लम्स इन द गट? जो हमारा गट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है दे फॉलो, उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। एंड जो हमारी स्लीप साइकिल है दैट फॉलो रिदम, कि हाँ ये वाली रिदम है, पहले आरईएम स्लीप होती है, फिर एनआरईएम स्लीप होती है। तो स्लीप का एक प्रॉपर रिदम है। और द सेम वे बैक्टीरिया का भी एक रिदम है कि हाँ आपको इस वक्त ये वाला डाइजेशन करना है। तो जो बैक्टीरिया का रिदम है वो खराब हो जाता है अगर आप इरेगुलर स्लीप करते हो, इरेगुलर स्लीप साइकिल है आपकी। एंड सेकेंडली, अगर आप इरेगुलर स्लीप पे हो तो उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्टिसोल लेवल्स बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। इट कैन आल्सो लीड टू इंडाइजेशन। तो उसकी जो स्लीप साइकिल अगर आपकी खराब है, इट कैन लीड टू इंक्रीज गट परमेबिलिटी आल्सो। ओके, यहाँ पे एक और है, व्हाट इज कोलाइटिस आर्थराइटिस? कैन यू प्लीज हेल्प अस विद दिस? कोलाइटिस अर्थराइटिस में क्या होता है कि रेमेटोइड अर्थराइटिस वेरी कॉमन, कोलाइटिस अर्थराइटिस इज नॉट वेरी कॉमन। मतलब हमारे ओपीडी में कभी कोई कोलाइटिस अर्थराइटिस का केस नहीं आया है। जो भी है इन्फ्लेमेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, उनमें क्या होता है कि आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती, आपके गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। किसी जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रोन्स डिजीज में आपकी किसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में है, किसी में रेक्टम के अंदर, आपकी रेक्टम के सुपरफिशियल पार्ट में आपकी इन्फ्लेमेशन है। ऑल दिस इन्फ्लेमेशन लीड टू इनडाइजेस्टिव इश्यूज, आपके बहुत ज्यादा
इनडाइजेस्टिव इशू हो जाएगी, आपकी गट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उससे डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इट कैन ऑल्सो लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल. आपकी ब्रेन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्रेन के अंदर फोकस नहीं कर पाएगा इंसान. सो ऑल दीज लीड्स टू मतलब वो एक प्रॉपर सर्कल है कि हाँ आपकी स्किन डिजीज भी हो जाएंगी उससे, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इंसान है उसमें IgA के लेवल, स्किन डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन. तो एक हम लोग कुछ क्वेश्चंस आए, विल क्विकली टेक दीज क्वेश्चंस. एक आया है कि टैबलेट नहीं, लाइक टैबलेट कैन हैविंग टू मच ऑफ टैबलेट, मेडिसिन के ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, कैन हैविंग टू मच ऑफ टैबलेट्स एंड ऑल दैट इम्पैक्ट आवर गट हेल्थ एज वेल. आजकल क्या है कि एंटीबायोटिक फ्री हैंड मिलती है फार्मासिस्ट की दुकान पे, कहीं से भी ले लो. आजकल हर इंसान कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक ले लिया. तो एंटीबायोटिक का जो कंजप्शन है इट शुड नॉट बी टू मच, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का कंजप्शन है, अगर इंसान बट आर एंटीबायोटिक्स जो आपकी बैक्टीरिया को किल करते हैं, दैट आर एंटीबायोटिक्स. तो अगर आपकी अगर आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है ही नहीं, तो जो बॉडी है वो गुड बैक्टीरिया को किल करेगा टैबलेट जाके, जो एंटीबायोटिक्स है. तो जो आपके बैलेंस होता है ना गुड बैक्टीरिया का बैड बैक्टीरिया का, वो इम्बैलेंस हो जाता है. इट कैन लीड टू सर्टेन डिजीजेस. सो आपको एंटीबायोटिक्स या टैबलेट जल्दी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी लेनी चाहिए. एक क्वेश्चन और है, कैन एंजाइटी इनडायरेक्टली एलिवेट SGPT लेवल? SGPT लेवल्स मेनली ये लीवर के अंदर होते हैं कि लीवर सिक्रीट्स SGPT. अगर आपके हम मेनली जो लीवर डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे चेक करते हैं कि जो लीवर के एंजाइम्स है जैसे SGPT, SGOT, वो आपके लीवर के अंदर होते हैं. तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर से वर्क नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा. तो अगर लिवर के एंजाइम्स इंपेयर्ड हैं, लिवर आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन. एज यू ऑल नो लिवर इज द मेन ऑर्गन जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन बोलते हैं. सो अगर वही प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही. अगर SGOT, SGPT डिरेंज्ड है, सो वी कैन एक्सेस कि हाँ बॉडी का जो लिवर है दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. There's one more question. What is the HLA-B27 test? Can you please give an explanation of that? These HLA-B27 ये सब टेस्ट आई डोंट थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा रोल प्ले करते हैं. ओनली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कुछ हेरिडिटरी है या फिर कुछ ऐसे चीजें हैं उनमें आपका ज्यादा काम करेगा. तो HLA-B27 एज इफ नाउ की नॉट वेरी कॉमन, इसकी वजह से दीज आर यूज इन जेनेटिक टेस्ट एज वेल. सो हेरिडिटरी टेस्ट में यूज होते हैं. तो HLA-B27 स्टमक में इतना रोल नहीं प्ले करता, मतलब इट इज नॉट वेरी कॉमन. So there is one last question that we've got, and we'll take this up. Stress hormones. What are the side effects of stress hormones? So पूरी डिस्कशन स्ट्रेस हार्मोन पे थी कि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल है, ये सब आपके स्ट्रेस हार्मोन में आते हैं, जो आपके कॉर्टिसोल्स वगैरह है. तो अगर आपके स्ट्रेस है आपको, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा. जैसे ही बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, उसको कम कर देगा. इट कैन लीड टू इनडाइजेस्टिव इश्यूज. तो जो जितनी बॉडी में इनडाइजेशन के इश्यूज हैं वो आपके रेज हो जाएंगे इफ योर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है. अगर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है, इट कैन ऑल्सो लीड टू इम्प्रॉपर स्लीप, जो आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से इनडाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आपकी ब्रेन में डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी. सो दैट आर द साइड इफेक्ट्स. सो आई थिंक वी had a lovely session. बहुत सारे insights हमारे जो हमारे साथ जुड़े हमारी audience उन्हें मिली, and it's very important that you take care of your gut health. One last message from your side before we end this session, doctor. Sorry, can you please repeat? Yeah, a message from your side before we end this session. Okay, so the only message is कि eat healthy, eat good food, eat fiber rich food. स्पेशली सर्दियों के टाइम पे स्पेशली ध्यान रखो कि सर्दियों के टाइम पे हम मेनली बॉडी जो हाइड्रेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाती. हम सर्दियों में आराम से एक ग्लास पानी भी नहीं पी पाते. गर्मियों में तो बल्कि बहुत पानी का कंजप्शन होता रहता है, बट सर्दियों के अंदर पानी का ध्यान रखो. 2 से 3 लीटर पानी डेली पियो. फाइबर रिच फूड खाओ, जो कुकुम्बर वगैरह, सैलेड वगैरह जो गर्मियों में ज्यादा कॉमन है, उसको सर्दियों में भी लेके आओ. It will definitely boost up your mental health, boost up your emotional health as well. Thank you so much, doctor, for your time and your patience with us. So we really had a very good session. Thank you, and we look forward to doing such sessions again with you. Thank you to your audience for joining us. Thank you, Dr. Sakshi. Thank you, ma'am. Bye. Take care.